आप सभी को मेरा बारंबार नमस्कार। लगभग 2 महीने की 2 या 3 महीने की लंबे अंतराल के बाद आपसे फिर एक बार मुखातिब हूँ। इस बार जो मैं आपसे चर्चा के लिए जो विषय लेकर के आया हूँ उसका नामकरण मैंने किया है इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल सूट। दीवानी मामलों या दीवानी वाद को या सिविल सूट को न्यायालय के समक्ष दायर करना, इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल सूट एक बड़ा ही मेरे अनुमान से एक रोचक विषय है और ये चर्चा हमारी जो है लंबी होगी, कई बैठकों में संपन्न होगी। मुझे उम्मीद है कि आप इस चर्चा में लगातार मुझसे जुड़े रहेंगे। मेरा ये मानना है कि ये जो टॉपिक है सिविल सूट का इंस्टीट्यूशन या दीवानी मामले या व्यवहार मामलों का न्यायालय में दायर करना और उसका बाद में संचालन करना, ये उन व्यक्तियों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो नए अधिवक्ता हैं, फ्रेश एडवोकेट हैं, फ्रेशर हैं, अभी वकालत के कामकाज को सीख रहे हैं, न्यायालय में उनका आना जाना लगा रहता है। उन लोगों के लिए ज़्यादा लाभकारी है जो जानना चाहते हैं कि आखिर कैसे एक सिविल सूट किसी पर्टिकुलर सिविल न्यायालय में, सिविल कोर्ट में कैसे दाखिल किया जाता है, उसकी क्या प्रक्रिया है और उसका फिर बाद में किस तरह से संचालन किया जाता है। मेरी जो चर्चा है वो संभवतः उन लोगों के लिए ज़्यादा लाभप्रद नहीं होगी जो एक लंबे समय से वकालत से जुड़े हैं और प्रतिदिन इस प्रक्रिया से रूबरू होते हैं, इस प्रक्रिया से अवगत हैं। इसलिए मैंने ये सोच करके इस चर्चा को शुरू की है कि ये उन लोगों के लिए ज़्यादा लाभकारी होगा जो उन्होंने न्यायालय अभी कुछ महीनों से जाना शुरू किया है, जो कानून की डिग्री प्राप्त करके विश्वविद्यालय या महाविद्यालयों से निकले हैं और वकालत को उन्होंने अपने पेशे के लिए चुना है। चलिए इस मुद्दे पर बात शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जाने कि आखिर आप कोई भी मुकदमा या कोई भी वाद अदालत में लेके क्यों जाते हैं, क्या आवश्यकता पड़ती। तो उस संबंध में एविडेंस एक्ट में आप देखेंगे एक शब्द है, उसको बोलते हैं फैक्ट इन इशू, विवादग्रस्त या विवादक तथ्य। इस शब्द का अर्थ ही होता है कि जब दो या दो से अधिक पक्षकारों के बीच में किसी तथ्य को लेकर के विवाद है या किसी तथ्य के अस्तित्व में होने या नहीं होने के बारे में वो एकमत नहीं है, तो कहा जाता है कि उन दोनों के बीच में, दोनों पक्षों के बीच में किसी तथ्य को लेकर के विवाद है। अब या तो उस विवाद का निपटारा वे आपस में कर लें, और यदि आपस में नहीं कर पा रहे हैं तो एकमात्र रास्ता बचता है को किसी न्यायाधिकरण या न्यायालय की शरण लें। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई भी सिविल सूट हो, चाहे वो क्रिमिनल मामला भी क्यों ना हो, जब तक दो पक्षों के बीच किसी तथ्य को लेकर के, किसी अधिकार को लेकर के, किसी दायित्व को लेकर के जब तक विवाद नहीं होगा तब तक उसे वाद के रूप में लाने की आवश्यकता भी नहीं होगी। अब प्रश्न उठता है कि विवाद क्यों उत्पन्न होता है, कैसे उत्पन्न होता है, विवादग्रस्त तथ्य किस प्रकार से अस्तित्व में आते हैं। तो आप इस बात को, सबसे पहले इस बात को स्वीकार करें कि हर व्यक्ति को कुछ न कुछ कानूनी अधिकार प्राप्त होते हैं और उसे कुछ न कुछ कानूनी कर्तव्य भी होते हैं। अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई कानूनी अधिकार है
तो निश्चित रूप से ये जानिए कि उस अधिकार को लागू करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की आपके प्रति कुछ न कुछ कर्तव्य भी होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको अधिकार हो और उस अधिकार के परिप्रेक्ष्य में किसी का कोई कर्तव्य न हो। जैसे मुझको मान लीजिए कहीं से पानी लेने का अधिकार है, कुएं से या तालाब से, या तालाब में मछली मारने का अधिकार है, तो निश्चित रूप से ये अधिकार किसी व्यक्ति के प्रति, किसी संस्था के प्रति लागू होगा और मेरे अधिकार को सुनिश्चित करने में उस संस्था की, उस व्यक्ति की कोई न कोई भूमिका होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा अधिकार भर है और उसके प्रति किसी का कोई कर्तव्य नहीं है। तो मान के चलिए कि अधिकार और कर्तव्य दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो जब आपके पास कोई अधिकार है और उस अधिकार का पालन नहीं हो रहा है, उस अधिकार को लागू नहीं किया जा सक रहा है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई ना कोई पक्ष उस अधिकार को लागू होने देने में जो उसकी भूमिका है उसका पालन नहीं कर रहा है। इसका मतलब अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है। तो उसको अपन कानूनी भाषा में कहते हैं कि आपके कानूनी अधिकारों का उल्लंघन होता है। जब कभी इस प्रकार से कानूनी अधिकारों का उल्लंघन हो तो उसके दो परिणाम होते हैं। या तो आपके कानूनी अधिकारों का उल्लंघन किसी अपराध के रूप में सामने आता है, या आपके किसी संपत्ति संबंधी, पद संबंधी या और भी किसी प्रकार के अधिकार की को क्षति पहुंचाता है, उससे आपको क्षति होती है। जैसे आप इसको ऐसा समझिए कि आपको यह अधिकार है कि कोई व्यक्ति आपको चांटा ना मारे, कोई व्यक्ति आपको गाली ना दे, कोई व्यक्ति आपको किसी प्रकार की शारीरिक क्षति ना पहुंचाए, ये आपका कानूनी अधिकार है। यदि कोई व्यक्ति आपको चांटा मार दे, आपको ढकेल के गिरा दे, आपके साथ मारपीट करे, मैन हैंडलिंग करे, तो निश्चित रूप से आपके इस अधिकारों को क्षति पहुंचेगी। लेकिन ये क्षति कैसी है? ये क्षति आपराधिक प्रकृति की है, क्योंकि किसी व्यक्ति को मारना, उसे गाली देना, उसे ढकेलना, यहां तक कि उसकी मानहानि करना, उसकी प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाना, ये अपराध की श्रेणी में आता है। इसे आपराधिक विधि में अपराध घोषित किया गया है। तो आपके ऐसे अधिकार का उल्लंघन सिविल नेचर का नहीं होगा, एक क्रिमिनल नेचर का होगा कि आपके ऐसे अधिकारों का उल्लंघन करके एक व्यक्ति ने अपराध किया है। तो ऐसे जो मामले होंगे, ऐसा जो विवाद होगा, इसका निराकरण आपराधिक न्यायालयों में होता है, क्रिमिनल कोर्ट्स में होता है। उससे पर अपन बाद में चर्चा करेंगे। अभी अपन बात कर रहे हैं सिविल नेचर के सूट की। तो जब आपके किसी ऐसे अधिकार का उल्लंघन किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है जिससे आपको संपत्ति संबंधी, चाहे वो चल संपत्ति हो चाहे अचल संपत्ति हो, पद संबंधी, सेवा संबंधी अधिकारों की क्षति पहुंचती है, जिसको अपन कई बार अपकृत्य भी बोलते हैं कि भाई आप किसी जमीन के मालिक हैं, खाली प्लाट है आपके पास, एक दूसरे व्यक्ति ने उस खाली प्लाट पर जबरदस्ती कब्जा करके घर बनाना शुरू कर दिया, है ना। तो ये क्या हुआ? उसने आपके संपत्ति संबंधी अधिकारों का उल्लंघन किया। किसी व्यक्ति, किसी संस्थान ने जहां आप नौकरी करते थे, आपको बिना कारण के, बिना किसी ठोस कारण के, बिना आपको बचाव का, बिना आपको सुनवाई का अवसर दिए, बिना बचाव का अवसर दिए आपको नौकरी से अलग कर दिया। ये क्या है? ये आपके पद संबंधी, सेवा संबंधी अधिकारों का उल्लंघन हुआ। इसी प्रकार से कई प्रकार से आपके संपत्ति संबंधी, पद संबंधी, है ना, आपके कुछ धार्मिक अधिकार जो होते हैं उन पर, हालांकि धार्मिक अधिकारों को दीवानी अधिकार नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी उनसे जुड़े हुए कुछ बातें होती है, इसमें अपन आगे चर्चा करेंगे। उनके ऐसे अधिकारों का जब उल्लंघन होता है तो हम कहते हैं ये दीवानी प्रकृति के या व्यवहार प्रकृति के अधिकारों का उल्लंघन है। आपने किसी को पैसा उधार दिया, वो लौटा नहीं रहा है, कुछ दिनों तक आपने मांगा, उसने कहा हाँ देता हूं, आज देता हूं, कल था, फिर बाद में उसने उसमें बात ही करना छोड़ दिया। तो आपके किस प्रकार के अधिकारों का उल्लंघन किया कि भाई आपको उससे अपने रुपये को वापस ब्याज सहित या बिना ब्याज के वापस पाने का अधिकार है,
अब उस अधिकार से जुड़ा अपने कर्तव्य का वो पालन नहीं कर रहा है, तो निश्चित रूप से आपके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। धन संबंधी आपके जो अधिकार का उल्लंघन हो रहा है ना। तो ऐसा अधिकार दीवानी प्रकृति का या व्यवहार प्रकृति का अधिकार होता है। ऐसा अधिकार को लागू कराने के लिए हमको सिविल सूट लाना होता है। एक मकान है, उस मकान को आपने खरीदा है, पता चला मकान किसी दूसरे के नाम पर है, नामांतरण में कठिनाई हो रही है, या किसी और भी प्रक्रिया संबंधी भूल के कारण आपके संपत्ति संबंधी अधिकार ठीक से स्थापित नहीं हो पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे साहब? टाइटल, अपना स्वत्व स्थापित कर, स्वामित्व तो आपका, और स्वत्व को स्थापित करने के लिए आपको सिविल सूट लाना पड़ेगा। तो ऐसे व्यवहार प्रकृति के जो वाद हैं, जिसमें जिसके कारण आपको कोई संपत्ति संबंधी, पद संबंधी कोई क्षति हो रही है, तो ऐसे क्षति को रोकने के लिए, ये जो क्षति हो गई है उसके उपचार के लिए आपको सिविल सूट दायर करना होता है, व्यवहार वाद दायर करना होता है। तो इसी को कैसे दायर करें, आखिर सिविल कोर्ट में एक सिविल सूट कैसे लाया जाए, उसकी क्या प्रक्रिया है, इसी पर हमने ये चर्चा शुरू की है। तो अभी जो हमने चर्चा आपसे की उसमें आपने समझा कि आखिर व्यवहार प्रकृति के वाद क्या है। तो व्यवहार प्रकृति के वाद वो वाद हैं जिसमें एक व्यक्ति के संपत्ति संबंधी या पद संबंधी अधिकारों का उल्लंघन होता है, और ऐसे उल्लंघन को रोकने के लिए, या उल्लंघन पूरी तरह से हो चुका है, पूरी तरह से उस व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन हो गया है, उसे क्षति हो गई है, उसके विरुद्ध कोई अपकृत्य हो गया है, तो ऐसे अपकृत्य को रोकने, या हो चुका है तो उसके विरुद्ध उपचार प्राप्त करने के लिए, है ना, आप क्या करते हैं? सिविल सूट लाते हैं सिविल कोर्ट में। अब इसको कैसे लाया जाए, इसकी क्या प्रक्रिया है, इसी पर हम चर्चा और आगे बढ़ाते हैं। देखिए, कानून का ये मकसद है, इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है कानून का, और कानून से को लागू करने वाली जो संस्थाएं हैं उनका एक अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है कि जहां तक हो सके अनावश्यक मुकदमेबाजी को रोका जाए। पेंडेंसी ऑफ केसेस इज अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ द इंडियन जुडिशरी। तो अनावश्यक मुकदमेबाजी को रोकने का एक तरीका ये होता है कि पक्षकार ही उसको आपस में तय कर लें, आपस में ही बैठ करके अपने विवादों को सुलझा लें, या किसी मध्यस्थ का सहारा ले लें, बनते तक के कोर्ट ना आए। लेकिन ऐसा संभव नहीं होता है। पक्षकार आपस में बैठ करके भी मामले को सुलझा लें तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन जब मामला आपसी विचार विमर्श से नहीं सुलझता है तो फिर न्यायालय का सहारा लेना पड़ता है। तो चलिए, यदि आप मुकदमेबाजी से बचना चाहते हैं तो सिविल सूट लाने से पहले आप क्या करेंगे? तो उसका जो पहला स्टेप है वो है, जो जिस पक्षकार से आपको शिकायत है, जिस पक्षकार के बारे में आपका ऐसा मानना है, जिस व्यक्ति के बारे में आपका ऐसा मानना है उसने आपके अधिकारों का उल्लंघन किया है या अपने कर्तव्य का पालन आपके प्रति नहीं किया है, तो ऐसे पक्षकार को आप नोटिस दीजिए, सूचना दीजिए, पत्र लिखिए। हो सकता है कि आपका मामला आपके सूचना देने से, नोटिस देने से, पत्र देने से सुलझ जाए। हो सकता है वो व्यक्ति आपसे बात करने को तैयार हो जाए। इससे अच्छी बात क्या होगी? तो जो सिविल सूट अपन लाना चाहते हैं उसकी प्रारंभिक जो अवस्था है वो अवस्था क्या है कि मामले को न्यायालय तक लाने से पहले एक बार पक्षकार को सूचित किया जाए, पक्षकार को मौका दिया जाए कि वो मामले को अदालत से बाहर भी सुलझा पाने में क्या रुचि रखता है या नहीं। इसे कानूनी भाषा में कहते हैं लीगल नोटिस। अब लीगल नोटिस में और साधारण पत्र में थोड़ा अंतर है। जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ
जिसके बारे में आप मानते हैं कि उसने आपके अधिकारों का, कानूनी अधिकारों का उल्लंघन कर दिया है, यदि उसे किसी मामले का, सिविल सूट का पक्षकार बनाना चाहते हैं, उसके खिलाफ न्यायालय में मामला लाना चाहते हैं, ऐसी आपकी मानसिकता है, तो आप उसे कानूनी नोटिस दीजिए। साधारण पत्र के द्वारा भी आप उसको अपनी बात कह सकते हैं कि भाई आप मेरे अधिकारों का जो आपने उल्लंघन किया है, या आपसे मुझे जो शिकायत है ना, मेरे जो संपत्ति या पद संबंधी अधिकार है, या मेरे जो ग्रीवियंस है ना, जो व्यथा है, यदि उसका आप निवारण कर देते हैं इस चिट्ठी से, तो बड़ी अच्छी बात होगी। तो ऐसा आप पत्र भी लिख सकते हैं। लेकिन आपकी यदि मानसिकता है कि वो नहीं मानेगा, या मुझे आगे चल करके भविष्य में उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही, अदालती कार्यवाही करनी है, तो बेहतर होगा कि आप उसे एक लीगल नोटिस दें। लीगल नोटिस क्या होता है कि एक अधिवक्ता के द्वारा या कानून की जानकारी रखने वाले के व्यक्ति के द्वारा उसे एक स्पेसिफिक पैटर्न में तैयार किया जाता है। उसमें सारे जो तथ्य हैं वो वर्णित होते हैं। उसमें इस बात का उल्लेख होता है कि सामने वाले व्यक्ति के किस कृत्य के कारण ऐसा नोटिस देने की स्थिति आई है, वो व्यक्ति आपके प्रति किस सीमा तक जवाबदार है, और ऐसे नोटिस के माध्यम से आप उसे सचेत करते हैं कि वो 15 से 30 दिनों के भीतर, जो नोटिस में अवधि दी जाती है, इस अवधि के भीतर यदि वो आपकी शिकायतों का निवारण कर देता है, आपके मांग की पूर्ति कर देता है, आपके अधिकारों की पुनर्स्थापना कर देता है, आपको जो क्षति हुई है उसकी क्षतिपूर्ति कर देता है, या आपके जो भी उसके प्रति जो भी कष्ट है, जो व्यथा है, जो शिकायत है, जो कंप्लेंट है, जो भी काज ऑफ एक्शन है, उसका निवारण कर देता है, तो मामला वही खत्म हो जाएगा। तो सिविल सूट को लाने से पहले जो सबसे पहली प्रक्रिया होती है वो है दूसरे पक्षकार को लीगल नोटिस जारी करना। तब यदि आप नए अधिवक्ता हैं तो सबसे पहले आप नोटिस कैसे तैयार की जाती है इसको भी आप सीखें। नोटिस का जो प्रोफार्मा है, जो पैटर्न है, वो कोई बहुत बड़ा स्पेसिफिक कोई पैटर्न नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी उसका एक व्यवस्थित तरीका होता है नोटिस को लिखने का, कि उसमें जिस पक्षकार को दिया जा रहा है उसका नाम, पता, और आपके द्वारा जिस पक्षकार के द्वारा जो नोटिस दी जा रही है उसका विवरण, पूरे जो मामले हैं जिस पर आप नोटिस दे रहे हैं उसका पूरा तथ्यों का विवरण, आप उससे क्या चाहते हैं इसका विवरण, आप उस व्यक्ति को कितनी मोहलत देना चाहते हैं, 15 दिन का, 20 दिन का, 25 दिन का, अधिकतम 30 दिन का, तो इतने दिन के अंदर वो यदि आपकी शिकायतों का समाधान कर देता है तो फिर सारी बातें खत्म हो जाएंगी। इन सारी चीज़ों का व्यवस्थित रूप से उसमें विवरण होना चाहिए, और इसे बकायदा, जो परंपरागत तरीका था वो ये है, इसे बकायदा रजिस्टर्ड डाक से, पावती सहित जो रजिस्टर्ड डाक होता है उसके द्वारा उस व्यक्ति के पते पर भेजा जाना चाहिए, और उस पावती जब वापस आएगी उसे सुरक्षित रखना चाहिए। हालांकि आप सीपीसी का जो ऑर्डर 5 और रूल 9 को देखें, सीपीसी मतलब सिविल प्रोसीजर कोड का ऑर्डर 5 और रूल 9, सीपीसी के बारे में आप जानते हैं ये एक ऐसा कोड है जिसमें धारा भी है, आदेश भी है और नियम भी है। तो ऑर्डर 5 रूल 9 ये कहता है कि जो सूचना है, चाहे वो सम्मन्स हो चाहे नोटिस हो, हम उसको सम्मन्स से ना जोड़े, अभी तो हम नोटिस के स्टेज पर हैं, तो ये नोटिस भी जो है ना, नोटिस कैन बी सर्व बाय एनी मोड ऑफ द कम्युनिकेशन। जरूरी नहीं उसको रजिस्ट्री डाक से भेजा है, आजकल टेक्नोलॉजी का बड़ा डेवलपमेंट हो गया है। आप ईमेल से, व्हाट्सएप से,
या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से इसको ऑनलाइन भी आप नोटिस को सर्व कर सकते हैं। तो जो पुराना परंपरागत तरीका है वो तो ठीक है, वो तो है ही, लेकिन जो अभी पिछले 2 दशकों में जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट आप देख रहे हैं वो बहुत फास्ट है, और रजिस्टर्ड डाक की तुलना में उसकी जो डिलीवरी है बहुत प्रॉम्प्ट है और उसमें सर्टेनिटी भी है। तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, या किसी और भी इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया है उसके माध्यम से भी आप उसको नोटिस को भेज सकते हैं, नोटिस की सर्विस कर सकते हैं। अब आपने नोटिस भेज दिया और मान के चलिए कि उसने नोटिस का जवाब नहीं दिया, या जवाब दिया भी तो वो जवाब कैसा है, कॉन्ट्राडिक्टरी है। आप जो कह रहे, आपने जो नोटिस में बातें कही उसको ही स्वीकार कर रहा है या आंशिक रूप से स्वीकार कर रहा है। कुल मिलाकर के उसने आपके तथ्यों को स्वीकार करके आपके हक में अपने किसी कर्तव्य का पालन करने से इनकार कर दिया है। कई बार होता है कि वो नोटिस के तमाम तथ्यों को रिफ्यूज कर देगा, अब हो सकता है उसे कुछ चीज को मान जाए, बाकी चीज को न माने। से आपने कहा कि भाई आपने मुझसे 5 लाख रुपया 10% वार्षिक ब्याज के दर पर इस तारीख को उधार लिया था और इस तारीख को लौटाने का आपने वादा किया था, आज तक आपने एक भी रुपया उस पे से नहीं लौटाया। आप 15 दिन के भीतर या 25 दिन के भीतर कृपया इस नोटिस का प्रत्युत्तर देते हुए मुझे सूचित करें कि कब आप वो मेरा पैसा लौटा रहे हैं, या मेरे अधिवक्ता या नोटिस देने वाले व्यक्ति के पास, जो आपका अधिवक्ता भी है, कोई प्रतिनिधि भी हो सकता है, उसके पास पैसा जमा करें या मेरे पास पैसा जमा कर दें, या मेरे अमुक बैंक खाते में पैसा जमा करके उसकी रसीद प्राप्त कर लें, है ना। इस प्रकार से आपने बातें लिखी, उसने सबको रिफ्यूज कर दिया, कहा मैंने आपसे कोई पैसे ही नहीं लिया है, या ये कह दिया मैं पैसा लिया था लेकिन मैंने आपको उसको चुका दिया है, या ये कह दिया कि मैंने आपसे 5 लाख नहीं 3 लाख लिया था, या ये कह सकता है कि मैंने आपसे 5 लाख लिया था लेकिन मैंने उसको 3 लाख ब्याज सहित चुका दिया, सिर्फ 2 लाख बाकी है जिसे मैं बाद में दूंगा, जो भी। तो कुल मिलाकर के उसने आपके नोटिस में के साथ में कुछ ऐसी बातें जोड़ दी जो आप दोनों के तथ्यों से या आप दोनों के व्यूज से मेल नहीं खाती है, ठीक है। अब कुल मिला की स्थिति क्या बनी कि आपके नोटिस का कोई बहुत बड़ा प्रभाव या बहुत उस मामले को समाप्त करने में कोई खास आपको सफलता नहीं मिली। अब आपके पास क्या बच जाता है? अब आपके पास यही एक रास्ता बचता है कि अब आप राहत पाने के लिए, रिलीफ पाने के लिए, उस पक्षकार से अपने अधिकारों को लागू कराने के लिए, उस पक्षकार से को अपने उसके कर्तव्यों का पालन कराने के लिए आप न्यायालय का दरवाजा खटखटाएं, कोर्ट का सहारा लें। अब ये लीगल नोटिस आपने दे दी, लीगल नोटिस का जवाब भी आपको मिल गया, या उसने जवाब दिया ही नहीं, या जो जवाब दिया वो आपको संतुष्ट करने लायक नहीं है, तो अब आप इस बात की ओर, आपकी मानसिकता इस बात की ओर रहेगी कि अब इसके खिलाफ मुझे सिविल कोर्ट में मामला लाना पड़ेगा। जब आप सिविल कोर्ट में जब मामला लेने मामले को दायर करने के लिए जाते हैं, तो चलिए आप एक एडवोकेट हैं और आपने नोटिस भी दिया, नोटिस का जवाब आ गया, उस जवाब से आपके न तो पक्षकार को संतुष्टि है न आपको संतुष्टि है। अब ये तय हो गया है कि उस व्यक्ति के खिलाफ आपको सिविल कोर्ट में सिविल सूट लाना पड़ेगा। तब सिविल सूट लाने की जो पहली प्रक्रिया आपने जो सिविल सूट लाने के पहले एक जो प्रक्रिया होती है वो आपने पूरी कर दी, नोटिस दे दी, नोटिस का जवाब आ गया। अब सिविल सूट लाने के लिए आप तैयारी करेंगे, तो जो वाद पत्र तैयार होता है, इसको बोलते हैं अर्जी नालिश, ये इसको कहते हैं दावा पत्र या वाद पत्र, प्लेंट, वो तैयार करने से पहले एक महत्वपूर्ण काम वकील के रूप में आपको क्या करना होगा, वो होगा कि जिस पक्षकार के तरफ से आप सिविल सूट दायर करने जा रहे हैं उसका प्रतिनिधि बने, उसके वकील बने। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो आप वकालतनामा जो है उसमें अपने उस पक्षकार का दस्तखत कराएंगे, वकालतनामा तैयार करेंगे। वकालतनामा तैयार होने के बाद ही
आप उसके विधिक प्रतिनिधि माने जाएंगे। उसकी ओर से मुकदमा दायर करने, मुकदमे का संचालन करने, उसकी ओर से मुकदमे से संबंधित तथ्यों को, दस्तावेजों को, साक्ष्यों को प्रस्तुत करने, समझौता करने, इन सारी चीज़ों के आप अधिकारी हो जाएंगे। तो वकालतनामा एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है वकील के लिए और पक्षकार के लिए भी, दोनों के लिए। खास करके सिविल सूट में व्यवहार मामले में जो क्रिमिनल मामला होता है उसे वकालतनामा के स्थान पर मेमो लगाया जाता है। उस पर अपन आगे चर्चा करेंगे। अभी तो हम वकालतनामा पर ही फोकस करें। तो वकालतनामा का जो प्रोफार्मा है, जो प्रारूप है, वो आपको देखने को मिल जाएगा। हो सकेगा तो मैं अगली बैठक में एक वकालतनामा का नमूना आपको, प्रारूप आपको दिखाऊंगा। मैं कोई नई चीज़ आपके लिए नहीं लाऊंगा। वो आपको हर वकील के पास वकालतनामा जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। उस वकालतनामा को कैसे भरें, है ना, उसको, उसमें जो निर्देश होते हैं उसको देख ले। पक्षकारों के नाम पते होते हैं और आप वकील का उसमें नाम पता या तो प्रिंटेड होता है या फिर हाथ से भी लिखा जा सकता है और उसको बाकायदा नोटरी से एग्जीक्यूट कराना होता है ना। तो ये वकालतनामा दाखिल करने के बाद या वकालतनामा में दस्तखत, पक्षकारों के दस्तखत हो जाने के बाद या पक्षकार के दस्तखत हो जाने के बाद आप कानूनी रूप से उस व्यक्ति के मामले का संचालन करने के लिए अधिकृत हो जाते हैं। तो चलिए आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगली चर्चा में हम वकालतनामा पर का एक थोड़ा सा प्रारूप आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और उसके बाद फिर हम चर्चा शुरू करेंगे कि वाद पत्र कैसे तैयार होता है ना, हाउ टू प्रिपेयर द प्लेंट, और किस कोर्ट में उसको दाखिल किया जाएगा। क्या सभी प्रकार के मामले सिविल कोर्ट में आते हैं या नहीं आते हैं, क्या कुछ मामले कुछ स्पेसिफिक कोर्ट में भी जाते हैं, इस पर भी चर्चा हम अगले अपनी बैठक पे शुरू करेंगे। आपने मेरी बातों को जरूर गौर से सुना होगा। आप इसके लिए आपको कोटिशा धन्यवाद। नमस्कार।